आइए इस निंजा असैसिन की कहानी शुरू करते हैं। राइजो सिर्फ 8 साल का था, लेकिन उसकी जिंदगी पहले ही नरक बन चुकी थी। हर दिन उसे खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता था। उसके शरीर पर जख्मों के निशान इस बात का सबूत थे कि वो कितनी दर्दनाक जिंदगी जी रहा था। चलना भी सिर्फ पैर की उंगलियों पर था। अगर पैर जमीन से लगा तो सजा तय थी। ये सब एक रहस्यमयी निंजा संगठन करता था, जिसका मकसद बच्चों को बेहतर इंसान नहीं, बेहतर हत्यारा बनाना था। इस संगठन का लीडर था किमोची, राइजो का गुरु और सबसे क्रूर इंसान। उसका मानना था निंजा को कमजोर होने का कोई हक नहीं। उसके लिए दर्द सिर्फ एक ट्रेनिंग टूल था। समय बीतता गया और राइजो एक खतरनाक योद्धा बन गया, लेकिन उसके दिल में अब भी थोड़ी सी इंसानियत जिंदा थी। एक मुकाबले में जब उसने अपने दुश्मन को पूरी ताकत से नहीं मारा, यही बात किमोची को गुस्से में ले आई। उसने राइजो को कड़ी सजा दी और कहा, अगर आज की रात जिंदा रहे तो कल से फिर ट्रेनिंग। राइजो टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जिंदा बच गया। इसके बाद किमोची ने उसे अपना सबसे खास शिष्य मान लिया, लेकिन यही खासियत धीरे धीरे उसके लिए सबसे बड़ा शाप बन गई। हर साल उससे और ज्यादा क्रूर बनने की उम्मीद की जाती। देखे बिना मारना, सुने बिना महसूस करना। यहीं से राइजो के अंदर एक सवाल जन्म लेने लगा, क्या ये ताकत सही के लिए है? और यही सवाल आगे चलकर एक ऐसी आग बनेगा जो पूरे निंजा संगठन को जला देगा। अंधेरे में लड़ना एक निंजा के लिए सबसे जरूरी स्किल होती है। शुरुआत में ये बेहद मुश्किल था, लेकिन अपनी नेचुरल टैलेंट की वजह से राइजो जल्दी ही दुश्मनों को हराने लगा। हर दिन वो और ज्यादा स्ट्रांग बनता गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल बदलने लगा। इस ठंडे खून से भरे माहौल में उसके दिल को थोड़ी सी गर्माहट मिली अपनी जूनियर किरिको से। किरिको बाकी निंजास से बिल्कुल अलग थी। वो दयालु थी, आजादी में विश्वास रखती थी। उसका मानना था अगर एक पेड़ को भी बांध कर रखो तो वो मर जाता है। एक ड्यूअल में किरिको जीत गई, लेकिन उसने अपने ओपोनेंट को मारना नहीं चाहा। यही गलती उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। किमोची ने बिना दया किए उसके चेहरे पर चाकू चला दिया। उसके दिल में कोई दया नहीं थी। एक खूबसूरत फूल जो रेगिस्तान में उग गया था, उसका मुरझाना तय था। किरिको को एक पिंजरे में कैद कर दिया गया। राइजो सब कुछ देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। गुस्सा, बेबसपन और डर सब उसके अंदर एक साथ उबल रहे थे। एक तूफानी रात, बारिश के बीच किरिको ने भागने की हिम्मत की। राइजो उसके पीछे गया। किरिको ने कहा, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। राइजो रुक गया। उसने कहा, मैं यहीं का हूँ, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। किरिको ने उसकी झिझक देखी, फिर उसने उसे एक प्यारा सा किस दिया और फिर अकेले ही दीवार फांद कर अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। किमोची पहले से ही सब जानता था। जंगल में पूरा जाल बिछाया गया था। किरिको पकड़ ली गई और वापस उसी नर्क में लौटा दी गई। उसका भागना गुरु की नजर में गद्दारी थी। यहीं से राइजो के अंदर कुछ टूटने लगा। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये था, क्या इंसान बनना वाकई गुनाह है? इसके बाद किरिको की मौत किसी भी तरह से माफ नहीं की जा सकती थी। पुराने नियमों के मुताबिक उसकी गलती का भुगतान खून से होना तय था। जिस गुरु ने बचपन से पाला सिखाया, उसी के हाथों किरिको हमेशा के लिए चली गई। उस पल राइजो के अंदर कुछ मर गया। अब ऐसे ही कई साल बीत गए। राइजो ने अपने दिल की नफरत को ताकत बनाकर ट्रेनिंग पूरी की और एक दिन किमोची ने उसे उसका पहला मिशन दिया। उसे एक मोटी घड़ी पहने हुए आदमी को मारना था। राइजो ने हमला किया, लेकिन शुरुआत में उस आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो ताकतवर था, लेकिन राइजो तेज था। स्पीड, एक्यूरेसी और पेशेंस की वजह से धीरे धीरे दुश्मन की ताकत खत्म होती गई और लास्ट में राइजो ने उसे मार डाला। उसने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया था, जिससे किमोची खुश था, लेकिन उसे प्रूफ चाहिए था एब्सोल्यूट लॉयल्टी का। इसलिए उसने राइजो को एक और आदेश दिया। एक निंजा गर्ल जो भागना चाहती थी, इस बार उसे मारना था। वही दृश्य, वही यादें किरिको की तरह। और यहीं राइजो टूट गया। उसकी इंसानियत जाग उठी। एक पल में उसने अपने गुरु पर वार कर दिया। अब वो शिष्य नहीं था, वो दुश्मन बन चुका था। चारों तरफ निंजाओं का हमला। राइजो ने एक एक से लड़ाई की। वो मजबूत था, लेकिन दुश्मन भी बहुत ज्यादा थे। इस वजह से उसे भी गंभीर चोटें आई और फिर उन लोगों ने उसे ऊंचाई से फेंक दिया। सबको लगा राइजो मर गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जिंदा बच गया था। वो नाम बदलकर, शहर बदलकर गायब हो गया। उसके दिल में जो बदले की आग थी, वो कभी ठंडी नहीं हुई, बल्कि हर दिन और तेज होती चली गई। इसी वजह से राइजो रोज अपने शरीर को प्रशिक्षण देता रहता है। वो खुद को इतना मजबूत बना लेता है जैसे लोहे का आदमी हो। वो अपने हथियार खुद बनाता है और उन्हें पूरी तरह एनहांस करने में लगा रहता है। चाहे दोनों हाथों में 2 तलवारें हों या जंजीरों के साथ धारदार हथियार, राइजो हर वेपन को बिना देखे भी परफेक्टली यूज करता है। उसका एम इतना परफेक्ट होता है कि आंख बंद करके भी हर अटैक एग्जैक्ट टारगेट पर लगता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि ये साफ दिखने लगता है कि नफरत और बदले की ताकत ने उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ राइजो चुपचाप इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता रहता है। वो अपने ओल्ड मास्टर और ओजनू ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखता है, सिर्फ इसलिए कि एक दिन सही मौका मिले और वो अपने प्यार का बदला ले सके। एक दिन राइजो एक लॉन्ड्री शॉप में कपड़े धो रहा होता है। वहाँ एक हॉट और बोल्ड लड़की आती है और उससे बेडशीट फोल्ड करने को
को कहती है, लेकिन अचानक वही लड़की उस पर अटैक कर देती है। पर रिजो भी कोई नॉर्मल आदमी नहीं होता। दोनों के बीच एक भयानक फाइट होती है। इतनी आवाज होती है कि लॉन्ड्री शॉप का ओनर बाहर आ जाता है। जब वो मशीन के अंदर झांकता है तो वो शॉक हो जाता है। अंदर कपड़े नहीं बल्कि उस लड़की का शरीर होता है। इस इंसिडेंट के बाद रिजो समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता चल चुका है कि वो जिंदा है। उधर यूरोपोल के हेडक्वार्टर्स में मीका नाम की एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर होती है। वो एक्सीडेंटली एक पुराने केस का क्लू ढूंढ लेती है। उसे पता चलता है कि 19th सेंचुरी में एक कोरियन क्वीन का असैसिनेशन हुआ था और उसके पीछे निंजा ग्रुप ओजुनु का हाथ था। सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी जिंदा है और मीका इस सच को समझकर इस डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे जाने का फैसला करती है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर रिकॉर्ड के डेटा से पता चलता है कि इस संगठन का किसी की हत्या करने का दाम हजारों सालों से कभी नहीं बदला। हमेशा 100 सोने की बिस्किट्स ही इनकी कीमत थी। ये लोग अक्सर बच्चों का अपहरण करते हैं और उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर में ले जाते हैं, जहां उन्हें बेहद खतरनाक सुपर असैसिन बनाया जाता है। इस संगठन की सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह रहस्यमय है और कानून को भी कुछ भी नहीं समझता। अगर किसी व्यक्ति को एक लिफाफा मिले जिसके अंदर कटी हुई उंगलियां हों, तो इसका मतलब साफ होता है कि वो अब उनका टारगेट बन चुका है। ये निंजा अंधेरे में वार करते हैं, बिल्कुल परछाइयों की तरह। वे चुपचाप पूरे इलाके की बिजली काट देते हैं, जिससे चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है और फिर ऐसी खौफनाक घटनाएं होती हैं जिनका किसी को कारण तक समझ नहीं आता। यहाँ तक कि अगर शिकार के पास आधुनिक हथियार भी हों, तब भी उसका बचना लगभग नामुमकिन होता है। लोग इन्हें इंसान नहीं बल्कि भटकती आत्माएं कहते हैं। मिक्का की ये कहानी सुनने के बाद बॉस मास्लो की इस निंजा ग्रुप में गहरी दिलचस्पी पैदा हो जाती है और वो खुद इसकी जांच में शामिल हो जाता है। एक दिन उसे मॉस्को में मौजूद अपने एक दोस्त से एक फाइल मिलती है। वो कोल्ड वॉर के दौर की एक गुप्त रिपोर्ट होती है, जिसमें लिखा था कि सैकड़ों राजनीतिक हत्याएं एक संगठन द्वारा की गई थीं, जिसे ओजुनु कहा जाता था। ये सुनते ही वो तुरंत रूस पहुंचता है ताकि उस रिपोर्ट को लिखने वाले एजेंट से मिल सके। लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि उसके पति की 2 साल पहले रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। वो उसे एक छोटा सा डिब्बा देती है जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। उस डिब्बे के अंदर कुछ तस्वीरें, ओजुनु संगठन से जुड़ी फाइलें और एक रिकॉर्डिंग टेप थी जिसमें उस एजेंट की हत्या का दृश्य कैद था। तभी अचानक उसे उस वीडियो में एक पहचाना हुआ चेहरा दिखाई देता है। एक जापानी युवक से जुड़ा ये मामला मिका को और भी ज्यादा यकीन दिला देता है कि जापानी निंजा संगठन ने उसकी हत्या इसलिए की ताकि सच बाहर न आ सके। मिका और उसका बॉस इस केस की जांच जारी रखते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही है। CIA और सेना उनके ऑफिस पर छापा मार देती है। अगर वे आगे जांच करते रहे तो उनका अंजाम भी उसी एजेंट जैसा हो सकता है जिसने रिपोर्ट लिखी थी। ये सब समझते हुए बॉस मैस्लो मिका को सावधान रहने को कहता है। घर लौटते ही मिका को महसूस होता है कि उसके घर के आसपास निगरानी लगाई गई है। उसके मन में एक बुरा सा डर पैदा हो जाता है। फिर भी वो सामान समेटने के लिए अपने कमरे में जाती है ताकि वहाँ से भाग सके।